ये सवाल हम सभी के मन में अक्सर आता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स आईफोन, आईपैड, मैकबुक, आईमैक वगैरह इतने महंगे, इतने कॉस्टली क्यों होते हैं? क्या इतना पैसा खर्च करके इन प्रोडक्ट्स को लेना एक वाइज डिसीजन होगा या नहीं होगा? क्या ये वर्थ इट है या नहीं है इतना खर्चा करने के लिए? ये सवाल हम सब अक्सर सोचते हैं। मैं हूं आउटराइट टेक से अंकित और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं। थोड़ा कंपनी के बारे में बताऊंगा, एप्पल के बारे में, थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, थोड़ा स्टीव जॉब्स के बारे में भी बताऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसको पूरा देखिए एंड तक। आई एम श्योर आपको काफ़ी पसंद आएगा। इस कहानी में मैं आपको लेकर चलूंगा काफ़ी पहले, 16 सितंबर 1985 के टाइम में, जबकि एप्पल के उस टाइम के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज कि उनके जॉन स्कली, जो कि उस टाइम के एप्पल के सीईओ थे, उनके साथ कुछ बोर्ड रूम में मतभेद हो गए थे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही डिसाइडेड टू लीव द कंपनी एप्पल एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। हालांकि ये बात बहुत ध्यान देने वाली और बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ साल पहले स्टीव जॉब्स ने ही जॉन स्कली को एप्पल का सीईओ बनाने में मदद करी थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सब तो चलता ही रहता है। एप्पल से अलग होने के बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था नेक्स्ट, और उसमें वो एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन मार्केट में उस कंपनी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं। हालांकि इन्वेस्टर्स उनको कुछ मिल गए थे, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स कभी इतने पॉपुलर हो नहीं पाए। उधर दूसरी तरफ एप्पल भी 90 के दशक में, यानी कि 1990 से 1996 के बीच में काफ़ी परेशान रहा। उनके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मार्केट में फेल हो रहे थे, लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे और कम बिक रहे थे। ऐसे में एप्पल ने डिसाइड किया कि क्यों ना स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल में लेकर आया जाए। और इसी के साथ स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई 1996 में, जबकि एप्पल ने स्टीव जॉब्स की नई कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया $400 मिलियन में। नेक्स्ट कंपनी में स्टीव जॉब्स यूनिक्स बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे, जिसका काफी बड़ा फायदा एप्पल को बाद में मिला, क्योंकि यही ऑपरेटिंग सिस्टम आगे चलकर OS X के नाम से पॉपुलर हुआ, जिसको आजकल हम मैक के नाम से जानते हैं, मैक OS के नाम से जानते हैं। 1996-1997 के टाइम के आसपास जो एप्पल के मेन कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में, वो थे डेल और IBM। उन्हीं के कंप्यूटर सबसे ज़्यादा मार्केट में उस टाइम बिक रहे थे और एप्पल को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन इन दोनों ही कंपनी से मिल रहा था। ऐसे में स्टीव जॉब्स की वापसी के बाद जब उनको एप्पल का इंटरिम CEO बनाया गया, उसके बाद उन्होंने एप्पल के नए प्रोडक्ट यानी कि iMac को, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह का प्रोडक्ट था, उसको एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह मार्केट करना स्टार्ट किया और पब्लिसिटी उसकी इस तरह से करी कि वो एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का बना हुआ प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और इसी के चलते उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा स्टीव जॉब्स ने रखा, एप्पल ने रखा, और मार्केट में लोगों को वो पसंद भी आया क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा था, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था और उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्टर्डी था, ड्यूरेबल था। और इस तरह से शुरुआत हुई एप्पल के इन कॉस्टली प्रोडक्ट्स की। ये ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है और हमें आज भी देखने को मिलता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन, उनकी क्वालिटी, उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है। एप्पल के प्रोडक्ट्स को कॉस्टली बनाने में उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किया गया खर्चा काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2017 में एप्पल ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर करीब $11 बिलियन खर्च करे थे और 2018 में एप्पल ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर करीब $10 बिलियन खर्च किए थे। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और उनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इतना बड़ा अमाउंट ज़्यादातर कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करती हैं। अब इतना अमाउंट अगर कोई कंपनी खर्च कर रही है, एप्पल खर्च कर रही है, तो वो अल्टीमेटली आगे जाकर बायर्स के ऊपर भेजा ही जाएगा ताकि उसकी अच्छे से रिकवरी हो सके। और ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हमको अक्सर महंगे देखने को मिलते हैं। एप्पल की मैकबुक कोई 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में आ जाती है। एप्पल के एयरपॉड्स या फिर हेडफोन्स 15,000 से लेकर 25,000 तक की रेंज में आ जाते हैं। एप्पल के और प्रोडक्ट्स भी ठीक ठाक प्राइस में आ जाते हैं अक्सर। लेकिन आईफोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे कि आपको आईफोन भी 1 लाख से ऊपर के प्राइस में मिलेगा, जितने में आप एक मैकबुक भी खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि कंपैरेटिवली आईफोन्स के प्राइसेस एप्पल के प्रोडक्ट लाइंस में भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, हायर साइड पर होते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं उनसे एप्पल को जितना भी रेवेन्यू आता है, उनमें से करीब 60% रेवेन्यू एप्पल आईफोन से कमाता है। और यही रीज़न है कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स आईफोन के चारों तरफ ज़्यादातर घूमते आपको नजर आएंगे, चाहे वो एप्पल वॉच हो या फिर चाहे वो एयरपॉड्स हो। ऐसा नहीं है कि एप्पल का रेवेन्यू बाकी प्रोडक्ट्स से कम आता है, लेकिन 60% इज स्टिल ए ह्यूज चंक, जो कि बहुत बड़ा प्रोपोर्शन एप्पल के प्रॉफिट का, रेवेन्यूज का आईफोन से आ रहा है। और क्योंकि एप्पल अपने दूसरे प्रोडक्ट से आईफोन के मुकाबले उतना ज़्यादा नहीं कमाता है, इसलिए कंपैरेटिवली वो आईफोन के प्राइसेस को थोड़ा सा हायर रखता है ताकि उससे वो बाकी सबकी रिकवरी कर सके।
और इसी आईफोन के चारों तरफ घूमते हुए सब प्रोडक्ट्स मिलकर एक बहुत ही शानदार इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सब बहुत ही सीमलेसली आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको कंटिन्यूटी मिलती है, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट लिखना आईफोन पर शुरू कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं जाकर मैकबुक पर, या फिर आईफोन से आप टेक्स्ट को कॉपी करके अपने मैकबुक पर पेस्ट कर सकते हैं या अपने आईपैड पर पेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड हमको देखने को मिलता है। एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है। मतलब ये कि एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, चाहे वो iOS हो, चाहे वो मैकओएस हो, या फिर किसी और तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल बनाता है, वो एप्पल अपने खुद के हार्डवेयर पर, खुद के प्रोडक्ट्स पर ही यूज करता है और किसी कंपनी को वो यूज करने के लिए नहीं देता है। जैसे कि हम एंड्रॉयड या फिर विंडोज के स्पेस में देखते हैं कि एंड्रॉयड फोन सैमसंग भी बना रहा है, हुआवी भी बना रहा है, गूगल भी बना रहा है, या फिर विंडोज के लैपटॉप डेल भी बना रहा है, IBM भी बना रहा है, HP भी बना रहा है। इतने सारी कंपनीज इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रही है उसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अराउंड। तो ऐसा करने की वजह से वो अपनी कॉस्ट, अपनी R&D कॉस्ट को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं विद इन दोज ऑल कंपनीज। लेकिन एप्पल के केस में ऐसा नहीं है। वो सब कुछ अपना क्लोज्ड रखता है और अपना सारा इकोसिस्टम खुद के पास रखने की वजह से उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी हायर हो जाती है, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा R&D करनी पड़ती है विदाउट सपोर्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंपनीज। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है और सारी की सारी कॉस्ट एप्पल को ही बियर करनी होती है, जिसका रिजल्ट हमको उनके प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिलता है। अब बात करता हूं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में। एप्पल के प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमको सिक्योरिटी या प्राइवेसी के फीचर्स देखने को मिलते हैं वो किसी और प्रोडक्ट में उस लेवल के नहीं होते हैं। फिर चाहे वो आईफोन में यूज किया जाने वाला फेस आईडी हो, या फिर हाल ही में इंट्रोड्यूस किए गए ऐप ट्रैकिंग फीचर्स हो, जिससे कि सभी कंपनीज को बताना जरूरी हो गया है कि वो क्या क्या डेटा ट्रैक करती हैं, उनका किस तरह से यूज करती हैं। तो इस तरह के फीचर्स अगर कोई कंपनी आप लोगों को ध्यान में रखकर बना रही है, आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बना रही है, तो फॉर श्योर उसका प्रीमियम तो वो चार्ज करेगी ही, क्योंकि मार्केट में उस तरह का और कुछ अवेलेबल नहीं होता है, उस लेवल की सिक्योरिटी या प्राइवेसी अवेलेबल नहीं होती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर एप्पल के प्रोडक्ट्स को महंगा होने का जो है वो है उनकी प्रीमियम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी का। एप्पल हमेशा से ही अपने डिजाइन्स को, अपनी बिल्ड क्वालिटी को बहुत प्रीमियम रखता है अपने सारे प्रोडक्ट्स लाइन में, और इसी की वजह से उनकी कॉस्ट, उनको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट थोड़ी सी स्लाइटली हायर साइड पर जाती है। अगर आप आज भी एप्पल के किसी पुराने प्रोडक्ट को उठाकर देखेंगे, फिर चाहे वो कई साल पहले आया आईफोन 4S हो या फिर 4-5 साल पहले आई कोई मैकबुक हो, उसका डिज़ाइन, उसकी बिल्ड क्वालिटी आजकल भी आने वाले नए प्रोडक्ट्स से काफ़ी कंपेरेबल होगी, काफ़ी बेटर भी आपको देखने को मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक स्टेटस सिंबल है। तो जो एप्पल का लोगो आपको प्रोडक्ट में पीछे देखने को मिलता है, वो भी एक रीजन है कि एप्पल अपनी ब्रांड का, अपनी ब्रांड वैल्यू का प्रीमियम चार्ज करता है अपने कस्टमर से। डेफिनेटली एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने उनको अच्छा देखा है, लेकिन इतना ज्यादा प्रीमियम एप्पल जितना उन पर लेता है कस्टमर से, वो शायद लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को इतना लॉजिकल ना लगे। मुझे भी नहीं लगता है। बहुत कॉस्टली होते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स, अपनी ब्रांड का, अपने डिजाइन्स का और अपने फॉलोअर्स का, जो कि उनके फैंस होते हैं, उनका वो पूरा फायदा उठाता है और अपने प्रोडक्ट्स को एक हायर सेगमेंट पर रखता है। उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है एप्पल के प्रोडक्ट्स पर, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी है और वो उसके ऊपर इतना प्रॉफिट कमा रही है, तो एप्पल उसके ऊपर इतना प्रॉफिट कमाता है। इस बात को आप इससे भी समझ सकते हैं। हालांकि बहुत सी और कंपनीज जैसे कि सैमसंग है या गूगल है, आजकल काफ़ी ट्राई कर रही हैं एप्पल की डिज़ाइन लैंग्वेज को या फिर एप्पल की क्वालिटी को चैलेंज करने की, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हो रही हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि गैलेक्सी फ़ोन्स, गैलेक्सी नोटबुक्स, गैलेक्सी टैबलेट्स, ये सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो देखने वाली बात ये होती है कि क्या इस कॉम्पिटिशन से, इस उभरते हुए कॉम्पिटिशन से एप्पल कुछ सीखेगा और अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को कुछ कम करेगा आने वाले टाइम में, या फिर एप्पल उसी तरह से अपने ब्रांड को सेल करता रहेगा, अपने प्रीमियम को चार्ज करता रहेगा अपने कस्टमर्स से। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के और वीडियोस बनाऊं फ्यूचर में, या फिर किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर या कंपनी की हिस्ट्री को लेकर इस तरह के वीडियोस बनाऊं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए और मैं उस तरह के वीडियोस बनाकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में चेक किया है कि काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब उतने लोग नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।